जय हिंद। हाजिर हूं मैं आपके सामने अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन जो मैं बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ। 35 एपिसोड हो गए हैं इसके। और जो मैं खास अपने उन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ रही हूँ जिन्हें हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी किताब का चैप्टर नंबर 11, जिसका टाइटल जिसका मैंने दिया है इस्थमस। इस्थमस एक पतली सी नैरो स्ट्रिप होती है, पतली सी लैंड का एक टुकड़ा होता है जो दो बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को ऐसे जोड़ देती है। और यहाँ पे जो दो बड़े जमीन के टुकड़े रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक तरफ पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक तरफ ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक तरफ बच्चों को। और ये जो पतली नैरो स्ट्रिप है इस्थमस की, वो हो गई पेरेंट्स, जो बड़ी बारीकी से इन दो जनरेशन को कलेक्टिवली मैच कराते हैं इस तरह से कि बच्चा बहुत ही अफेक्शनेट और बहुत ही केयरिंग एनवायरनमेंट में दोनों एक दूसरे के लिए, कहते हैं बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं, तो उन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम होता है, इमोशनली स्ट्रांग करने का जो काम होता है, वो मिडिल जनरेशन का होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका होता है। तो किस तरह से पेरेंट्स यहाँ पे दो जनरेशन को, एक एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसे जोड़ते हैं कि आजकल के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजिकल जमाने में जहां पे एनवायरनमेंट जो है सेलाइन होता जा रहा है, रॉन्ग यूज ऑफ इंटरनेट की वजह से गलत नेगेटिव थॉट्स मैक्सिमम क्वांटिटी में स्प्रेड हो जाती है बहुत आसान से इंटरनेट के जमाने में। आप देखेंगे इंस्टाग्राम उठा के देखिए, यूट्यूब उठा के देखिए, आप फेसबुक उठा के देखिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उठा के देखिए, या आप सर्च टूल्स जैसे गूगल उसको उठाकर देखिए, तो वहां पे आपको, जहां पे एजुकेशनल एड्स, लर्निंग एड्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, वहां पे दूसरी तरफ बहुत रॉन्ग गाइडेंस भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो आप किस तरह से अपने बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट से बिल्कुल सेफ रखेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज आज के जनरेशन के पेरेंट्स के सामने है। क्योंकि पहले के जमाने में जब हमें लगता था कि यहाँ पे हमारे बच्चे को खतरा हो सकता है, यहाँ पे हमारे बच्चे को खतरा हो सकता है, इन रिश्तेदारों से प्रॉब्लम हो सकती है, दूर के जो रिश्तेदार होते हैं जो समझते नहीं है और तरह तरह की चीजें क्रिएट करते रहते हैं, तो वैसी जगह ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों का आना जाना बंद कर देते हैं। लेकिन अब तो इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया हमारे गोदी में आ गई है, लैपटॉप। तो हम बच्चों को किस तरह से गाइड करें कि वो उन ट्रैप से जो इंटरनेट के थ्रू नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनसे हम बच्चों को कैसे बचाएंगे, ये लेसन गाइड करेगा। और यहाँ पे हैदर और वरीशा ने अपने सॉक्स पुलअप किए और उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी चीजें सीखी थी पॉजिटिविटी को ग्रो करने के लिए, वो सारा उन्होंने अपने बच्चे के अंदर, शाहदा के अंदर इन्फ्यूज करने के लिए एफर्ट लेना शुरू कर दिया। उन लोगों ने घर में ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करने लगे जिससे उन्हें पता चले कि टेक्नोलॉजी का यूज हमें किस लेवल तक करना है। ये मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए आई है, वो उसको हम चलाएंगे, टेक्नोलॉजी हमें नहीं चलाएगी। इस चीज का हर एज में ध्यान रखना है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं और सबको पता है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमें हमेशा इस टॉपिक पे ऐसे राइटिंग मिलता था कि हु विल होल्ड द साइंस, यू, और साइंस विल होल्ड यू। इस तरह के हमें डिबेट कॉम्पिटिशन्स में टॉपिक मिलते थे, ऐसे राइटिंग में टॉपिक मिलते थे। तो उससे बच्चों के अंदर एक एनालिटिकल स्किल पैदा होती है कि टेक्नोलॉजी इंसान बना रहा है इंसान की भलाई के लिए, तब हम उसको यूज करते हैं पॉजिटिविटी के लिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी इसलिए बन रही है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वहां पे हमें पहचानने की हैबिट और पहचानने का तरह तरह का वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे बच्चे सेफ रहे। और बच्चों का ज्यादातर जो वक्त है उनको कंस्ट्रक्टिवली बिजी कर देना है। कैसे? उनको डेली टारगेट्स, गोल, एक लॉग बुक स्कूल में दी जाती है आजकल,
मैं भी एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपब्रिंगिंग सेंटर में दिया करती थी। लॉग बुक होती है जिसमें बच्चा सुबह से लेके रात के 8 बजे तक का अपना डेली टारगेट लिख लेता है कि उसको क्या क्या करना है। तो उस टारगेट लॉगबुक में वो पहले मेंशन करता है, क्योंकि वो सुबह उठ करके जनरली सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वो स्कूल का टाइम टेबल उसमें मेंशन करता है कि इतने बजे से सुबह के 8 बजे से लेके सुबह दोपहर के 3 बजे तक मैं स्कूल एक्टिविटी में बिजी रहूंगा। और आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देते, इसलिए उनकी फी बहुत हाई है। पेरेंट्स को बहुत बार ऑब्जेक्शन हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों का एक एक मिनट कंस्ट्रक्टिवली यूज किया जा रहा है। वहां पे उन्हें गाइड किया जा रहा है कि कैसे आप 6 से 7 घंटे काम करते हुए कंस्ट्रक्टिवली चीजें सीखेंगे। और जब हम बच्चे को पर्सनल असिस्टेंस देते हैं एक एक मिनट के लिए, तो एजुकेशन का महंगा होना बिल्कुल वाजिब है। मैं इस फेवर में ही बोलूंगी। अब क्योंकि मैं एज ए मदर अपने 2 बच्चों को घर पे पूरी तरह 6 घंटा कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व नहीं कर पाती हूँ, ये सच्चाई है। कोई भी पेरेंट नहीं कर पाता कंटिन्यूअसली। आप 6 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठिए, फिर आपको फील होगा कि स्कूल की फी इतनी हाई क्यों हो रही है। इसके साथ ही साथ स्कूल अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दिया करता है, न्यू जनरेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रखता है। बहुत सारी चीजें स्कूल कर रहा है जो पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं। तो इस तरह की चीजें मैं पेरेंट्स और स्कूल के बीच में भी एक कनेक्टिविटी ग्रो करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जहां हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं उसके बारे में हमारा पॉजिटिव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो एजुकेशन में नेगेटिविटी आएगी तो फिर कहां से पॉजिटिवली ग्रो बच्चे करेंगे। इस चीज को एज अ पेरेंट समझना भी जरूरी है और एज अ टीचर समझना भी जरूरी है। तो उन लोगों ने बच्चों को इस तरह से गाइड कर दिया डेली टारगेट बनाने के लिए। उस टारगेट में स्कूल आवर्स के बाद बच्चे घर आकर के किस तरह से सेल्फ केयर करेंगे वो भी उसमें इंक्लूड कराया था वरीशा और हैदर ने। स्कूल से आने के बाद तुम कैसे फ्रेश होगी, नाश्ता करोगी, नाश्ता करने के बाद तुम्हारे ब्रेन को जो अभी 6 से 7 घंटा काम करके आ चुका है स्कूल से, उसको अब रिलैक्स टाइम चाहिए, तो तुम रिलैक्स टाइम में क्या करोगी वो बच्चे से पूछेंगे। कभी शादा कहती थी मैं आराम किया करूंगी, कभी उसके स्कूल में टेस्ट होता था तो वो कहती थी मैं आराम करने के बाद इमीडिएटली अपने टेस्ट का रिवीजन कर लूंगी। कभी वो कहा करती थी कि आजकल मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि मैं फिजिकली बहुत थक रही हूँ, क्योंकि स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही हैं, मेंटल चीजें ज्यादा, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं अपना म्यूजिक प्ले किया करूंगी, जो भी वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या वोकल म्यूजिक, जिस तरह का भी म्यूजिक वो सीखा करती थी, या आर्ट एक्टिविटीज स्कूल में किया करती थी, तो उसका लेजर टाइम एक्टिविटी का टाइमिंग भी उसके डेली टारगेट में उन्होंने इन्वॉल्व किया था, ताकि काम करते करते वो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी कभी ना भूले। जब वो आगे चल के जॉब प्लेस पे जाए तो कंटिन्यूअसली जब वो काम करेगी 5 से 6 घंटा, तो उसके बाद उसको ये हैबिट होनी चाहिए कि नाउ आई नीड टू स्टॉप माई बॉडी टू वर्क। क्यों? क्योंकि बॉडी भी एक मशीन है। अपने डेली टारगेट, लाइफ टारगेट सबको करते करते उसको भी एक ब्रेक चाहिए। बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, उसमें इतने सारे मशीन बना करके ऊपर वाले ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया है, उसका ख्याल रखना भी एज एन इंडिविजुअल हमारी ड्यूटी है। तो इस हैबिट को भी बच्चों के अंदर इनकलकेट करने के लिए उनके टाइम टेबल में ये सारी चीजें मेंशन थी। लेजर टाइम एक्टिविटी के बाद वहां पे मेंशन था स्पिरिचुअल सपोर्ट। हर एज में और हर जनरेशन में बच्चे बनाता तो ऊपर वाला ही है, माँ बाप पैदा करते हैं, लेकिन बनाने का काम कौन करता है? दी ऑलमाइटी। तो ये हैबिट बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की ड्यूटी पेरेंट्स की होती है कि वो कैसे बच्चे को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर दें, क्योंकि माँ बाप किसी के भी जिंदगी भर रहते नहीं इस दुनिया में, एक वक्त आने पे वो मर ही जाते हैं। तो जब वो बच्चा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है तो माँ बाप के मरने के बाद भी उसको कभी ये फील ही नहीं होता कि माँ बाप हमारे आसपास नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी मरती है, रूह नहीं मरा करती, और रूह हमेशा कनेक्ट होती है वर्ल्डली लाइफ से स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। तो वो स्पिरिचुअल चीजें भी बच्चों को सिखाने की ड्यूटी माँ बाप कर रहे हैं। बहुत सारी फैमिली में मैं देखती हूँ, मैं भी और इमाम भी दोनों अपने बच्चों को हेल्प कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी। एजुकेशन, प्रोफेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड लेजर टाइम एक्टिविटी फॉर बॉडी केयर, ये 4 मेजर रिजीम है जिनके ऊपर पेरेंट्स
जो भी हैं, मेरे आसपास मैंने जितने भी पेरेंट्स को देखा है वो बहुत ही रिगरसली काम कर रहे हैं, और मैं भी करती हूँ एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। इसके साथ साथ वो अपने बच्चे को एक चीज सिखा रहे थे कि अपनी लाइफ हिस्ट्री का एक एल्बम बनाओ। ये सिस्टम बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था, जब फोटोग्राफी आ गई थी, एल्बम बनने लगे हैं, हम अपने बचपन की फोटोज देख सकते हैं। उससे पहले के लोगों को ये सहूलत नहीं थी, वो उनकी लाइफ हिस्ट्री ओरल ही आती है हमारे सामने। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर गई है, तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री का एक एल्बम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ हिस्ट्री जो होती है, जैसे मेरी लाइफ हिस्ट्री जो है, वो मेरे बच्चों के लिए एक फैमिली रिकॉर्ड होगी। वो अपने बच्चों को अगर मेरे बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो वो एल्बम खोल के दिखा सकते हैं, वो मेरे वीडियोस उनको दिखा सकते हैं जब मैं नहीं होंगी इस दुनिया में। जब तक मैं होंगी तो मैं बोलूंगी, और कितनी ही चीजें मैं बुढ़ापे में बोल पाऊंगी, तो मैं मेरे वीडियोस भी खोल करके उनको दिखा सकती हूँ। जिस तरह से हर एक ग्रेट पर्सनैलिटी का अपना एक लाइब्रेरी होता है, उसी तरह से लाइफ की भी एक लाइब्रेरी होती है। हम अपनी लाइफ की चीजों को पॉजिटिवली एक एक करके कैसे कलेक्ट करते हैं, और उस पॉजिटिविटी सोर्स उसको हम लोग कहते हैं लाइफ टाइम हिस्ट्री का, जो माँ बाप का होता है वो बच्चों के लिए, ताकि जब कभी जिंदगी में उनको बहुत ही उदास फील हो, कभी जिंदगी के स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएं, उनका मन उदास रहे, तो वो अच्छाई भरे हुए एल्बम्स जब वो खोल करके देखेंगे तो उनको जिंदगी में एक बूस्टअप मिलता है, नेचुरल बूस्टअप, ये देख करके कि किस तरह से मेरे माँ बाप ने हमें कितने स्ट्रगलिंग फेज से गुजरते हुए भी इतना इम्पोर्टेंट फील कराया था, और हमें आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी। तो ये एक फीलिंग जो होती है वो हर बच्चे के अंदर खुद को स्पेशल समझने की और खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझने की एक अंदर से कुव्वत, पावर क्रिएट करता है। तो वहां से उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बूस्टअप होने की ताकत मिलती है। और इस तरह से इस इस्थमस के स्टेशन पे माँ बाप जो होते हैं बच्चों को की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, ताकि वो उनसे कम्युनिकेशन लेवल इतना रिच कर सकें कि बच्चा अपनी हर तरह की छोटी बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स से आके शेयर करे। और वहां पे ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो सबसे पहले एज अ गुड लिसनर पेरेंट को बच्चे की प्रॉब्लम सुननी है, बच्चे की थॉट सुननी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम होती नहीं है और बच्चा अपने कम एज की वजह से मैच्योरिटी नजरिए से उस चीज को नहीं देख पाता है, ये भी होता है। तो बच्चे का विजन वाइडन करने का काम भी इस एज में पेरेंट्स को करना पड़ता है। कभी कभी खास प्रॉब्लम होती है तो उस बात को भी समझ के बच्चे के लेवल पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम भी पेरेंट कर रहे थे। और इस तरह से वो बच्चे को गेन एंड लॉस के थ्रू, कभी मार्क्स कम आ गए किसी सब्जेक्ट में, कभी किसी सब्जेक्ट में जितनी मेहनत की थी उससे 1-2 नंबर ज्यादा भी आ गया, तो ये प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है बच्चों के। तो इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से वो बच्चों को सिखा रहे थे कि गेन एंड लॉस आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन दैट इज कॉल्ड लाइफ। जिंदगी जिसे हम कहते हैं उस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लॉस्ट और गेन। हर बार कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज में विक्ट्री ही मिलती रहे, कोई जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा सबकी तरफ से पॉजिटिव रिमार्क ही मिलते रहे। कभी कभी हम खोते भी हैं जिंदगी में चीजें, और तब हमें पब्लिक की तरफ से ऑब्वियसली नेगेटिव कमेंट आता है, क्योंकि पब्लिक, देखिए जहां तक मेरी लाइफ मुझे सिखाती है, पब्लिक बहुत जगह पे जो हमें नहीं जानती पर्सनली, वो ऑडियंस का काम करती है। आपने उनके हिसाब से जो कुछ अच्छा काम किया वो क्लैप करने लगेंगे, आपने उनके हिसाब से जो खराब काम किया वो पूरा एकदम अबेंडेंस में आपका क्रिटिसिज्म करने लगेंगे। तो यहाँ पे पेरेंट्स टीनेज से लेकर के एडल्टहुड तक की जो जर्नी थी उसमें बच्चों को गाइड, शादा को गाइड कर रहे थे वरीशा और हैदर, कि ये ताली बजाना और क्रिटिसिज्म से तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉस और गेन तो जिंदगी में चलता ही रहेगा। तो ये पब्लिक क्रिटिसिज्म को और पब्लिक अप्रिसिएशन को तुम्हें किस तरह से अपनी जिंदगी में हावी होने देना है, या कितना मैनेजेबल लेवल पे तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है, ये सिखा रहे थे वो दोनों अपने बच्चे को। और यहाँ पे आ रही थी चैलेंज हैदर और वरीशा के सामने। एक डॉक्टर होने के बाद, न्यूरोसर्जन होने के बाद भी
वो समझ नहीं पा रही थी कि शाहदा बहुत सारे सिचुएशन में रिएक्ट अलग करती है, बहुत सारे सिचुएशन में वो बिल्कुल वरीशा से अलग है। और यहाँ पे इस स्ट्रगल को फेस करते करते वरीशा को ये नॉलेज होती है कि हर जनरेशन का सॉफ्टवेयर अलग होता है, हर जनरेशन का की चैलेंजेस अलग होते हैं, हर जनरेशन का चीजों को समझने का तरीका अलग होता है। और इन सब के साथ साथ वो ये भी समझ रही थी कि हर जनरेशन में एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, हाइब्रिड फूड अवेलेबिलिटी की वजह से पेशेंस लेवल भी पहले की जनरेशन से कम हो रहा है। तो यहाँ पे वो कोशिश करती है कि योगा के थ्रू और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू शाहदा के अंदर कैसे पेशेंस लेवल को ग्रो करने की एक हैबिट डेवलप कराई जाए। अब देखिए, जब कोई न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है ना, तो उसकी ट्रेनिंग हो जाती है 6 महीने 1 साल, और फिर सामने वाला बंदा उसको समझ जाता है। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैक्सिमम अगर न्यू सॉफ्टवेयर की चलेगी तो 1 साल से 2 साल तक चलती है। फिर वो बंदे को सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि ये ट्रेंड है इस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में। और इस तरह से बंदा बड़ी आसानी से नए टेक्नोलॉजी को समझ पाता है और सॉल्व कर देता है उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम। लेकिन जो ये बच्चे होते हैं, ये अल्लाह के ऑलमाइटी जिसे भी आप कहते हैं, उनके बनाए हुए नए जनरेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनकी डीकोडिंग करना 1 साल 2 साल का काम नहीं होता। आपको बच्चे के साथ जिंदगी भर उनकी चीजों की डिकोडिंग सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। एज अ पेरेंट मैं फील जहां कर रही हूं, मुझे 15 साल हो गए, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकती कि मैं अपनी बेटी को बखूबी 100% समझती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले ये तो दावा करे इंसान कि मैं खुद को 100% समझता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होती है, बीइंग अ पेरेंट ऑफ न्यू जनरेशन, to understand them with politeness, with patience and with understanding। और इसका मेथड क्या है? जो न्यू टेक्नोलॉजी है, बच्चे ऊपर वाले की देन, उसको समझने का सबसे बेसिक मेथड होता है कम्युनिकेशन। आपको हेल्दी कम्युनिकेशन ग्रो करना ही है अपने बच्चे के साथ। अगर आप उसको सच में समझ करके उसके हिसाब से उसको अपब्रिंगिंग देना चाहते हैं तो। एज ए न्यूरोसर्जन बच्चों के बीच में रहते रहते, क्योंकि अब बच्चों के कंसल्टेशन ले रही थी वरीशा अपने प्राइवेट क्लिनिक में, तो उसको ये एक्सपीरियंस होता है कि जो बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपनी फीलिंग्स को तुरंत जाहिर कर देते हैं। खुश हैं तो भी दिखा देंगे, दुखी हैं तो तुरंत रो देंगे, गुस्सा है तो उनका एंगर भी सबके पब्लिक में बर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो इमोशनली थोड़े वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना इमोशन कंट्रोल नहीं करते, वो तुरंत जाहिर कर देते हैं। उनको गुस्सा है तो भी जाहिर कर देंगे, तकलीफ है तो भी जाहिर कर देंगे, खुशी है तो भी जाहिर कर देंगे, गम है तो भी जाहिर कर देंगे। लेकिन जो बच्चे हैं जो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अपना बोलना कंट्रोल कर पाते हैं, वो अपना इमोशन भी बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। और ये दोनों चीजें एक हद तक सही भी है, अच्छा भी है बच्चे के लिए, और नुकसानदायक भी है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा नहीं बोल रहा है वो बोली भी कंट्रोल कर रहा है, इमोशन भी कंट्रोल कर रहा है। बोली तो आप कहीं कहीं पे कंट्रोल करेंगे तो ही सही है, जहां पे जायज बातें बोलनी है वहां पे भी आप नहीं बोलेंगे तो ये खराब हो जाएगा उनके आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उनके मैरिटल लाइफ के लिए, उनके पेरेंटहुड के ड्यूटी के लिए भी खराब हो जाएगी ये हैबिट। और जो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं उन बच्चों का पब्लिक में बस्ट हो जाना, इमोशन पब्लिक में कुछ भी सबके सामने बोल देना, ये उनकी पर्सनालिटी को कहीं पे थोड़ा सा हिट दे सकता है। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस जो हैं, इनको हैंडल करना वरीशा एज ए डॉक्टर अपने पेरेंट्स को भी समझा रही थी, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स जो उसके पेशेंट आते थे उनको भी समझा रही थी, और उसका यूज वो साइमल्टेनियसली शाहदा की लाइफ में भी कर रही थी कि एक बैलेंस वे में इमोशन को भी इजहार करना और अपनी कम्युनिकेशन के जरिए अपनी फीलिंग को किन जगह पे किस तरह से एक्सप्रेस करना है वो भी सीखना शाहदा के लिए बहुत जरूरी है। शाहदा को हैंडल करते करते वरीशा और हैदर ये भी सीख रहे थे कि बच्चे मैक्सिमम वे में अपने पेरेंट के सराउंडिंग में रहते हैं, अपने स्कूल टीचर्स के सराउंडिंग में रहते हैं,
तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो भी अच्छी चीजें या जैसी भी हैबिट वो बच्चा खुद अडेप्ट करना चाहता है, वो अपनी पर्सनालिटी में अडेप्ट कर लेता है। पेरेंट्स से भी अडेप्ट करता है, टीचर्स से भी अडेप्ट करता है, पीयर्स से भी अडेप्ट करता है। तो टाइम टू टाइम बच्चों की पर्सनालिटी का एक ओवरऑल एनालिटिकल जिसे डिस्कशन कह लीजिए, कम्युनिकेशन के थ्रू वीकेंड पे टाइम निकाल के पेरेंट्स जब बच्चों के साथ बैठते हैं, उसके थ्रू उन सारे चीजों पे एक डिस्कशन होता है। लेकिन जब ये डिस्कशन होता है तो बच्चे, चूंकि शाहदा और वरीशा ने हैदर और वरीशा ने शाहदा को इतना कम्युनिकेशन राइट दे रखा था कि वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर में भी जो ऑब्जर्व कर रही होती थी, जो पेरेंट कैच करते हैं अपने पीयर से, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो उनके कलीग्स होते हैं वहां से, या पेरेंट जो अपने किसी रिलेटिव से बहुत इन्फ्लुएंस होकर कुछ काम करते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उन्होंने शाहदा को हक दिया था कि तुम में भी अगर कोई क्वेरी है कि पापा मम्मी आपके अंदर ऐसा चेंज आ रहा है तो क्या ये चेंज हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं है कहीं पे भी तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है पर्सनैलिटी पे। इतना हक उन्होंने शाहदा को दे रखा था और बड़े कामली वो लोग एक दूसरे को सुनते थे। शाहदा वरीशा को सुनती थी, वरीशा हैदर को सुनता था, हैदर शाहदा को सुनता था, और सारी बातें सुनने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते थे कि कहीं ना कहीं हम भी वक्त के साथ साथ एज ए पेरेंट नेगेटिविटी कलेक्ट करते हुए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमें भी ड्रॉप करने की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, और इस तरह से एक कल्चर ग्रो हुआ फैमिली में सेल्फ एनालिटिकल कम्युनिकेशन टाइम का, कम्युनिकेशन आवर्स का, और उसके थ्रू अपनी अपनी पर्सनालिटी में से उन ट्रेट्स को, एटिकेट्स को जो टाइम बीइंग की वजह से ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम हमारे अंदर अनवांटेडली ग्रो हो गए हैं, उस पे काम करने की हैबिट पेरेंट्स के अंदर और इक्वली बच्चे के अंदर ग्रो करने का ये एक नया सिस्टम फैमिली में इंट्रोड्यूस हुआ। और यहाँ पे बीइंग न्यूरो सर्जन वरीशा ये समझ रही थी कि उसने जितने भी बच्चों से कांटेक्ट किया है वो सब बच्चे कहीं ना कहीं यूनिकली डिजाइंड है ऑलमाइटी के जरिए। तो उन बच्चों को एक ही स्टीरियोटाइप में पूरे जनरेशन को तोल देना ये सिस्टम सही नहीं है, और इसके लिए उन लोगों ने अपने फैमिली में बहुत जरूरी चेंजेस लाए और बहुत जरूरी वेज हैं, प्रैक्टिकल वेज जिसे कहते हैं नॉन फिक्शन वेज टू हेल्प चिल्ड्रन ग्रो पॉजिटिवली इन द फैमिली, जो मैं कल आपसे शेयर करूंगी। 22 मिनट हो गए, आज का वक्त यहीं पे खत्म होता है। जुड़े रहिए मुझसे जानने के लिए कि वरीशा और हैदर ने किस तरह से शाहदा के लिए और शाहदा ने किस तरह से वरीशा और हैदर के पर्सनालिटी में नोटिस करने के बाद बताया कि क्या क्या चीजें अब पर्सनालिटी में से हमें हटानी है और किन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को टाइम का यूज करके अपनी पर्सनालिटी में ग्रो करना है अपनी आगे की जिंदगी के लिए। जुड़े रहिए मुझसे मेरे चैनल इंडिया रॉक्स 2023 पे और इंस्टाग्राम पेज इंडिया रॉक्स 2023 पे। ये लाइफ स्किल्स का प्रैक्टिकली किस तरह से यूज होता है वो मेरे रील्स के जरिए आप देखिए, और कीप ब्लेसिंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।